हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने लाइट और उससे रिलेटेड बाकी चीज़ों को जो है वो अच्छे से समझ लिया था। आज उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम शुरू करते हैं हमारे पास में स्फेरिकल मिरर का पहला टाइप, जिसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। अब ये जो कॉनकेव मिरर जो होता है, इसकी शेप से ही तुम इसको पहचानोगे। कैसे पहचानोगे? इसकी जो शेप होती है वो एकदम केव के फेस की जैसी होती है। मतलब जैसे केव का जो फेस है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, उसी तरीके से इसका जो फेस है वो भी इनवर्ड कर्व्ड होता है। कैसा होता है? इनवर्ड कर्व्ड होता है और इसी सरफेस के ऊपर लाइट आके रिफ्लेक्शन करती है। ऑपोजिट जो सरफेस होती है उसको हम पॉलिश करके रखते हैं ताकि वहाँ से जो लाइट है वो क्रॉस करके दूसरे मीडियम में ना जा पाए। इस कॉनकेव मिरर का एक दूसरा नाम और होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वर्जिंग मिरर। ये कॉन्वर्जिंग मिरर का कहने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी जो लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट करवा देता है, फोकस करवा देता है। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? कॉन्वर्जिंग। जब तुम एग्जाम में बैठोगे, न्यूमेरिकल्स करोगे, तो वहां पे मोस्टली जो नाम तुम्हें देखने के लिए मिलेगा वो कॉन्वर्जिंग नाम ही तुम्हें देखने के लिए मिलने वाला है। सबसे पहली जो टर्म हमारे पास में आती है उसको हम कहते हैं पोल। डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। तो ये पोल होता क्या है? ये पोल जो है ये मिड पॉइंट होता है किसका? सरफेस का। कौन सी सरफेस? ये जो मिरर वाली जो सरफेस है इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, इसी को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। सेकंड जो टर्म आती है वो आती है हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी टर्म रहेगी? प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में एक बात कही जाती है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है ये बिल्कुल सेंटर के थ्रू जाती है। मतलब जो हमारा मिड पॉइंट होता है इस सरफेस का, उसके बीच से ये गुजरती है। ठीक है। उसके अलावा थर्ड चीज जो होती है हमारे पास वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जब ये मिरर कटा नहीं था, एक स्फेयर की शेप में था, तो उसका कोई ना कोई एक सेंटर था। तो जो सेंटर ऑफ स्फेयर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। क्या? कि जब हमारा कॉनकेव मिरर एक स्फेयर की फॉर्म के अंदर था, तो उसका जो सेंटर था उसी सेंटर को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फोर्थ नंबर पे जो चीज आती है वो आती है हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसको हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी। पी एंड सी मतलब जो हमारा पोल है और यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट जो चीज आती है हमारे पास में वो होता है फोकस। उसको हम क्या कह रहे हैं? फोकस। अब ये फोकस क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एफ से। रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से। तो जो ये कैपिटल एफ है हमारे पास में, ये जो फोकस है, यही वो चीज है जहाँ पे जो पैरेलल लाइन जो आ रही है, मतलब जो पैरेलल रेज जो आती हैं, पैरेलल रेज जो भी आती हैं वो मीट करती हैं। क्या करती हैं? मीट करती हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि कन्वर्ज करती है। तो कन्वर्ज कहाँ पे करती है वो? तो वो कन्वर्ज करती है फोकस के ऊपर। मतलब फोकस वो पॉइंट है जहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जो है वो सबसे पहले कट करेगी। ठीक है, या फिर अपीयर होती है मीट करते हुए। इतना तुम्हें याद रखना है। फिर आता है एक और नया वर्ड, उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहेंगे उसको? फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ क्या होती है? ये डिस्टेंस होता है बिटवीन पी एंड एफ के बीच का। मतलब पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। और इस फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एफ से। ठीक है। अब इस स्मॉल एफ के बारे में एक रिलेशन होता है जो कि तुम्हें अच्छे से समझना है कि ये जो स्मॉल एफ है हमारे पास में फोकल लेंथ, इस फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R/2। R/2 का मतलब है कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका आधा जो होता है वो बराबर होता है किसके? फोकल लेंथ के। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। ये रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है और 1-2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भी इसको इंक्लूड किया जाता है। तो F=R/2, ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। इतना कुछ करने के बाद हमें पढ़ना है रे डायग्राम। लेकिन रे डायग्राम पढ़ने से पहले हमें कुछ लॉ पता होने चाहिए जिनकी मदद से हम क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। तो उनमें जो सबसे पहला लॉ होता है वो क्या कहता है कि अगर कोई रे पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से क्रॉस होती है। फोकस से क्रॉस होने का मतलब है कि अगर ये एक पोल है, ये एक लाइट रे है,
तो ये रिफ्लेक्शन करने के बाद कहाँ से निकलेगी? ये निकलेगी फोकस से, ठीक है? ये है हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर कोई लाइट रे पोल के ऊपर इंसिडेंट होती है, कहाँ आती है? पोल के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगी? सेम एंगल के ऊपर क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी या फिर बाउंस बैक करेगी। कहने का मतलब है कि अगर ये पोल है, यहाँ पे लाइट गिरी, तो वो सेम एंगल के साथ में क्या करेगी? बाउंस बैक कर जाती है, ठीक है? मैं यहाँ पे पॉलिश नहीं कर रहा हूँ, बट जब तुम एग्जाम में ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे तो यहाँ पे तुम्हें पॉलिश बना के दिखानी पड़ेगी। थर्ड जो रूल है हमारे पास, वो हमें कहता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से जा रही है, कहाँ से जा रही है? फोकस से जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जो लाइट है वो पैरेलल हो जाती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। कहने का मतलब अगर ये एक कॉनकेव मिरर है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ठीक है? तो अगर लाइट रे फोकस से पास होगी तो वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है। किसके पैरेलल हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है? ये हमारा रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 4 हमें कहता है अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, कहाँ से पास करेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो सेम पाथ के ऊपर क्या करती है? रिफ्लेक्शन करती है। कहने का मतलब अगर ये मेरे पास में एक कॉनकेव मिरर है और ये यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ये सी है, तो सी से जो लाइट जाएगी वो जिस पाथ पे गई थी उसी पाथ पे वापस आ जाएगी। तो ये हमने 4 लॉ पढ़े जो कि हमारे रे फॉर्मेशन में काम आने वाले हैं। तो अगर तुम्हें लॉज समझ में आ गए हैं डायग्राम बनाने के लिए, तो अब तुम्हारे लिए रे डायग्राम बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब इसमें जो हमारे लिए सबसे पहला जो रे डायग्राम आता है, वो आता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? इनफाइनाइट पे हो। मतलब हमें डिस्टेंस नहीं पता उसके लिए। तो हम क्या करेंगे? डायग्राम के लिए सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे। अब जब तुम एग्जाम में डायग्राम बनाओगे तो तुम्हें पेंसिल से बनाना है, स्केल का यूज़ करते हुए बनाना है, ठीक है? एक-एक प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ में। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बनाऊँगा एफ और यहाँ पे मैं बनाऊँगा सी। यहाँ से एक बात ध्यान रखना, जो पोल और एफ का डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है एफ और सी के। मतलब पी एफ जो बराबर होगा किसके? एफ सी के, ठीक है? मतलब डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पता होना चाहिए तुम्हें, इसीलिए मैंने कहा है कि स्केल से बनाना है एकदम मेजरमेंट लेते हुए। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे, तो हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पता। तो जो पहली पैरेलल लाइट आएगी वो कहाँ से निकलेगी? वो फोकस से जाएगी। सेम हम क्या करते हैं, जहाँ से एक और पैरेलल लाइट गुजारते हैं वो भी कहाँ से जाएगी? वो भी हमारी कहाँ से निकली? फोकस से निकली। तो हमें पता लग गया कि जो लाइट है वो एक दूसरे को कहाँ पे कट की है? फोकस के ऊपर कट की है। तो हमारी जो इमेज है, हमारे पास में जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी? एट एफ बनेगी, मतलब फोकस के ऊपर इमेज बनेगी। और जब भी फोकस के ऊपर इमेज बनेगी तो जो साइज होगी किसकी? इमेज की, वो हमेशा कैसी होगी? पॉइंट साइज होगी। पॉइंट साइज होगी, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी इमेज बनेगी, एकदम पॉइंट के जैसी इमेज बनेगी, ठीक है? उसकी कोई हाइट वगैरह होगी भी तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है पॉइंट की कोई भी हाइट नहीं होती। वहीं पे अगर मैं नेचर की बात करूं, तो नेचर जो होता है वो यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड होता है। नेचर किस टाइप का होता है? रियल और इन्वर्टेड। सेकंड नंबर का जो केस है हमारे पास वो है जब ऑब्जेक्ट जो है वो अब इनफाइनाइट पे नहीं है, वो सी के पास आ गया है, लेकिन अभी सी पे भी नहीं आया है। मतलब वो बियॉन्ड कहाँ है? सी है। अब बियॉन्ड सी वाला जो केस होता है इसमें क्या होगा कि ये मैंने बनाया क्या? कॉनकेव मिरर। अब डायग्राम तुम मत समझना यहाँ पे कि सर ऐसे डायग्राम बना रहे हैं, ये मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ इसलिए ऐसे डायग्राम है। जब तुम एग्जाम में बनाओगे तो ये डायग्राम तुम्हारे बिल्कुल एकदम प्रॉपर स्केलिंग के साथ, मेजरमेंट के साथ होने चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे ये एफ हो गया, ये सी हो गया और ये यहाँ पे क्या हो गया? पोल हो गया, ठीक है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? बियॉन्ड सी। मतलब ऑब्जेक्ट को मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वो यहाँ रखा हुआ है। यहाँ रखे होने के बाद में अगर मैं एक पैरेलल लाइट निकालता हूँ तो वो कहाँ से जाएगी? वो फोकस से जाएगी। चली गई फोकस से लाइट। अब फोकस से लाइट जो गई है उसके बाद हमें दूसरी लाइट भी निकालनी है, क्योंकि जब दो लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तभी इमेज बनती है, ठीक है? तो इमेज बनाने के लिए क्या करूंगा मैं? यहाँ से एक दूसरी लाइट मैं डालूंगा कहाँ पे? पोल के ऊपर। और ये जो पोल के ऊपर डाली हुई लाइट है ये सेम एंगल के साथ आगे जाएगी। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? एफ और सी के बीच में। तो इमेज की जो पोजीशन होगी वो कहाँ पे होगी? बिटवीन एफ
एंड सी। अब एक चीज पहले मैं बता देता हूँ, बिटवीन का मतलब ये नहीं है कि एफ और सी के एकदम सेंटर में बने। बिटवीन का मतलब है इमेज यहाँ पे भी बन सकती है, यहाँ पे भी बन सकती है, यहाँ पे भी बन सकती है, लेकिन रहेगी वो सी और एफ के बीच में। अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो ये जो साइज होती है वो स्मॉल साइज होती है, किसकी? इमेज की। साथ ही साथ में अगर तुम कहना चाहो तो ये डिमिनिश्ड साइज होती है। कैसी होती है? डिमिनिश्ड साइज होती है। डिमिनिश्ड का मतलब भी क्या होता है? छोटा ही होता है। फिर नेचर की बात की जाए तो नेचर की बात अगर करेंगे तो रियल होगा, लेकिन साथ ही देखो ऑब्जेक्ट का फेस तो कहाँ है? ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए डैश बी डैश क्या है? इमेज है। तो ए बी ऊपर की तरफ देख रहा है, ए डैश बी डैश नीचे की तरफ देख रहा है, तो इमेज का जो नेचर है वो यहाँ पर भी कैसा हो गया? इन्वर्टेड नेचर हो गया। तो ये क्लियर है बात। थर्ड केस की अगर बात की जाए तो अब जो ऑब्जेक्ट है वो खिसक के आ चुका है सी के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी के ऊपर आ गया तो क्या होगा? तो हमारा जो कॉनकेव मिरर है वो हमने बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस हमने बनाई, ये बनाया हमने एफ और ये बनाया हमने सी। सी के ऊपर हमने क्या रखा? ऑब्जेक्ट रखा। यहाँ से लाइट गई, निकली कहाँ से? एफ से। सेकंड नंबर पे हमारी जो दूसरी लाइट है वो कहाँ से जाएगी? एफ से गुजरेगी और वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्या होगी? पैरेलल। और पैरेलल लाइट के बारे में मैंने जो रूल बताया था वो क्या था कि अगर कोई लाइट रे फोकस से आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। तो ये डायग्राम बनाने के लिए तुम जरूरी नहीं है जो रूल मैं बता रहा हूँ वही तुम लगाओ। जो मैंने 4 रूल तुम्हें बताए हैं उन चारों में से तुम कोई भी रूल का यूज करके ये डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पे जो साइज होगी वो क्या होगी? सबसे पहले देखो, अगर ऑब्जेक्ट सी पे है और इमेज भी सी पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट के जैसी ही साइज होगी, मतलब सेम साइज का होगा। नेचर की बात की जाए तो नेचर तो वही होगा, कौन सा? रियल एंड इन्वर्टेड। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। वहीं पे मैं अगर इसके इमेज की बात करूँ कि पोजीशन कहाँ होगी, ठीक है, कि पोजीशन कहाँ होगी इमेज की, तो इमेज की जो पोजीशन होगी वो कहाँ पे होगी? एट सी। मतलब जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? सी पे होगा, तो इमेज भी कहाँ बनेगी? सी पर ही बनेगी। बहुत बार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा कौन सा केस है कॉनकेव मिरर का जब सेम साइज की इमेज बनती है तो वो भी सी के ऊपर ही है। और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि सेम पोजीशन के ऊपर ही उसकी इमेज भी बने, तो वो ध्यान रखना। इसीलिए ये जो केस होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस माना जाता है, यहाँ से एमसीक्यू और काफी घुमाने वाले क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट केस की अगर बात की जाए तो उस केस का नाम है जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे आ जाए? बिटवीन सी एंड एफ। मतलब एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट अगर आ गया हमारे पास में। अब वही बात, जरूरी नहीं है सेंटर पे हो, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए वो क्या? बिटवीन। ठीक है। अब अगर बिटवीन का केस है तो बिटवीन के केस में भी हम देखते हैं, ये रहा एफ, ये रहा सी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, रिफ्लेक्शन हुआ, ये रहा रिफ्लेक्शन, लाइट रे कहाँ से गई? फोकस से। इसके बाद क्या होगा? दूसरी लाइट रे हमने पोल के ऊपर डाली, पोल वाली जो लाइट है वो क्या करेगी? आगे जाएगी और आगे जाके एक दूसरे को ये कट करेंगे। आगे जाके जहां पे भी एक दूसरे को कट करेंगे वहां पे क्या बन जाएगी? इनकी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। अब ध्यान देना, जब हम बिटवीन सी और एफ की बात करते हैं तो जो पोजीशन होती है किसकी? इमेज की, वो पोजीशन हो जाती है बियॉन्ड सी। क्या हो जाती है? बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे जाके इमेज बनती है। ठीक है। नेचर वही रहेगा जो कि पहले था, रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन यहाँ पे जो साइज होगी वो अब साइज जो है वो सेम नहीं रहेगी, वो अब एनलार्ज हो जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी, जूम हुई इमेज बनेगी यहाँ पे। ठीक है, ये है केस नंबर 4। केस नंबर 5 की अगर बात की जाए तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया? अब एफ के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आ जाए? एफ के ऊपर आ जाए, उस केस में हम क्या करेंगे? कॉनकेव मिरर बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस गई, ये रहा एफ। अब अगर ऑब्जेक्ट हमारा एफ के ऊपर है तो लाइट रे जाएगी पैरेलल, पैरेलल के बाद लाइट रे कहाँ जाएगी? बिल्कुल फोकस से। सेम दूसरी जो लाइट है वो पोल के ऊपर आएगी और पोल के ऊपर आने वाली लाइट जो है वो आगे जाएगी। अब ये जो डायरेक्शन है इसके अंदर क्या होगा? ये अपीयर होती हुई नजर आती है कहाँ पे? इनफाइनाइट के ऊपर। तो जो इमेज की पोजीशन है वो कहाँ पे होगी? एट इनफाइनाइट। नेचर कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड। साथ ही साथ में जो साइज होगी वो हाईली एनलार्ज होगी। कैसी होगी? हाईली एनलार्ज। नेक्स्ट केस के अंदर हम देखते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पी और एफ के कहाँ आ जाए? बिटवीन आ जाए। इस केस में हमारा जो डायग्राम है वो थोड़ा सा चेंज होता है, और चेंज होके हमारा डायग्राम बनेगा किस तरीके से वो देखते हैं।
ये गई क्या प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ये बन गया मेरे पास में फोकस, और ये यहाँ पे मैंने बना दिया सी। ये रहा ऑब्जेक्ट। यहाँ से लाइट कहाँ जाएगी, पोल पे। एंगल आई एंगल आर वाला रूल फॉलो करते हुए इधर निकल जाएगी। अब जब ये लाइन निकल गई यहाँ से, तो हम थोड़ा सा डायग्राम को साफ बनाने के लिए क्या करते हैं, सी वाला रूल यूज़ करते हैं। यहाँ से जो लाइट है वो क्या करेगी, एकदम सीधे सीधे जाएगी, जिस पाथ पे वो गई उसी पाथ पे वापस आएगी। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो जो लाइट है वो एक दूसरे को रियल साइड में कहीं पे भी कट नहीं कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइट को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँगा, ये वाली जो साइड हो जाती है, ये होती है हमारे पास वर्चुअल साइड। अगर ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है ए बी, तो इमेज मेरी कहाँ पे बनेगी, वर्चुअल साइड के अंदर बनेगी, जिसका नाम है ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे अगर मैं इमेज की पोजीशन की बात करूँ, तो इमेज की जो पोजीशन है वो हमारे पास में मिरर के दूसरी साइड बन रही है। तो इसलिए हम लिखेंगे इसके अंदर बिहाइंड द मिरर। क्या लिखेंगे, बिहाइंड मिरर, मतलब मिरर के पीछे की साइड इमेज बनेगी। अगर मैं साइज़ की बात करूँ, तो यहाँ पे जो साइज़ होती है वो एनलार्ज साइज़ होती है। कैसी साइज़ होती है, एनलार्ज। वहीं पे अगर नेचर की बात की जाए, तो नेचर जो यहाँ पे रहेगा इमेज का, वो वर्चुअल रहेगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा ही कैसी होती है, नेचर में इरेक्ट इमेज होती है। मतलब ऑब्जेक्ट का सर अगर ऊपर है, तो इमेज का सर भी कहाँ होगा, ऊपर की तरफ ही होगा। तो जब हम बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, तो ध्यान देना, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। ये क्या करता है, मतलब इसके ऊपर कोई भी रे जब आएगी तो ये क्या कर देगा, उसको डाइवर्ज कर देगा, उसको फैला देगा। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर का जो यहाँ पे डायग्राम होता है वो किस तरीके से होता है, होता तो ये भी कर्व ही है, स्फीयर की फॉर्म के अंदर होता है, लेकिन इसका जो इनवर्ड एरिया होता है, मतलब जो इनवर्ड है एरिया है कर्व्ड वाला, इसको तो हम कर देते हैं क्या, पॉलिश। और जो हमारे पास में दूसरा एरिया रहता है जो कि आउटसाइड वाला कर्व है, इसको हम रिफ्लेक्शन के लिए ओपन छोड़ देते हैं। मतलब जो रिफ्लेक्शन होगी वो आउटसाइड वाले एरिया में होगी कर्व के, और इनसाइड वाले एरिया में हमने पॉलिश कर दी है। अब अगर इसी के अंदर अगर हम डायग्राम की देखें, तो सबसे पहला जो केस हमारे पास में बनता है रे डायग्राम के अंदर, वो होता है जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे हो, इनफाइनाइट के ऊपर हो। इसमें दो ही केस हमें पढ़ने होते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा हमारा, इनफाइनाइट पे, उस केस में जो डायग्राम बनेगा वो किस तरीके से बनेगा वो देखो। सबसे पहले हमने इनसाइड में पॉलिश की, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस बनी। अब जो लाइट जो है, हमें पता है पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से जानी चाहिए। लेकिन इस मिरर का नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग, तो ये लाइट को क्या करेगा, फैलाएगा। तो रियल साइड में कहीं पे भी लाइट जो है वो मीट नहीं करेगी। तो इसको हम क्या करते हैं, इमेजिनरी साइड के अंदर बढ़ाते हैं। सेम इधर की साइड में भी जो लाइट आई, वो अपना पाथ डाइवर्ट करके डाइवर्ज कर गई। तो पीछे की साइड हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। जहाँ पे इसने कट की, यहाँ पे क्या बनेगा, फोकस। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से क्या होगा, सी होगा। बट ये वर्चुअल साइड है तो हमें यहाँ पे सी वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे एफ लिखने की ज़रूरत है। अगर इस केस में हम नेचर की बात करें, तो नेचर हमारा ध्यान देना, ऑब्जेक्ट कहाँ है, वर्चुअल साइड में। तो नेचर के अंदर अगर बात की जाए, वर्चुअल है अगर इमेज, तो वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इरेक्ट इमेज होती है। वहीं पे अगर साइज़ की बात की जाए, तो फोकस के ऊपर बन रही है, मतलब पॉइंट साइज इमेज है। कैसी इमेज है, पॉइंट साइज। इसको तुम हाईली डिमिनिश्ड भी कह सकते हो, बट पॉइंट साइज बोलना सही है यहाँ पे। उसके अलावा अगर मैं पोजीशन की बात करूँ, तो यहाँ पे जो पोजीशन होगी वो बनेगी एट एफ। लेकिन एफ कहाँ, यहाँ पे होगी बिहाइंड द मिरर। मतलब मिरर के पीछे की साइड में कोई एफ है, पॉइंट वर्चुअल साइड में, वहाँ हमारी जो इमेज है वो बन रही है। अब अगर सेकंड केस की बात की जाए, तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो खिसक के आ जाता है कहाँ पे, पोल और इनफाइनाइट के बीच में। तो इसके डायग्राम को अगर हम देखेंगे तो डायग्राम कैसा बनेगा, ये हमारे पास में मिरर बन गया, ये कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ से क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसके अंदर ना तो कोई एफ है ना कोई सी है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता ही नहीं है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का फेस किधर है, इधर की साइड में। तो सी और एफ तो इधर होना चाहिए। तो यहाँ से लाइट जाएगी, पैरेलल गई थी तो वो डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज होने वाली लाइट पीछे की साइड कहाँ मिलेगी, फोकस पे। तो ये रहा इसका फोकस। दूसरी लाइट आएगी पोल पे। पोल पे आने वाली लाइट जो है वो क्या करेगी, एंगल आई एंगल आर बनाते हुए जाएगी। पीछे की साइड इसको एक्सटेंड करेंगे। ये हो गया हमारे पास में इमेज ए डैश बी डैश, और ये रहा ऑब्जेक्ट ए और बी। तो इस तरीके से हमारा जो डायग्राम है वो तैयार होता है। तो जो हमारी इमेज जो बनी है वो कहाँ बनी है, अगर मैं इमेज की पोजीशन की बात करूँ, तो इमेज की पोजीशन बनी है बिटवीन एफ एंड पी।
मतलब पोल और फोकस के बीच में इमेज बनी है। नेचर की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, अभी भी वर्चुअल साइड में है, तो वर्चुअल साइड है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी हमेशा ही, ये तो बात क्लियर है। उसके अलावा पोजीशन की बात की जाए, बाकी पोजीशन मैंने तुम्हें बता दिया। अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो ये साइज में क्या होगी, ध्यान देना, साइज इसकी होगी डिमिनिश्ड। कैसी होगी, डिमिनिश्ड। अब एक चीज यहाँ पे समझ लेना, हमारे पास कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा मिरर है जो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, तो ऑलवेज डिमिनिश्ड इमेज बनाने वाला मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। सिर्फ और सिर्फ दो केसेस के अंदर डिमिनिश्ड इमेज बनाता है कॉन्केव मिरर, बट कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। ऑलवेज कैसी इमेज बनाएगा, डिमिनिश्ड। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एनलार्ज इमेज बन जाए, हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ये बात याद रखना, एग्जाम में आज पूछा जाता है। इसके बाद एग्जाम में जो ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं वो आती है यूजेज। तो यूजेज के अंदर हमें पता होना चाहिए कौन सा मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है, अब ध्यान देना। कॉनकेव मिरर वहाँ यूज होगा जहाँ पे हमें चीज़ों को क्या करके देखना है, बड़ा करके देखना है। तो बड़ा करके देखना है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ शेविंग मिरर की, दाढ़ी करने का जो मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है, वो कॉनकेव मिरर होता है, क्योंकि उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, फेस को बड़ा करके देखना होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेकंड नंबर पे, तो जो डेंटिस्ट होते हैं, कौन होते हैं, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट के पास में जो यहाँ पे मिरर होता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव, ताकि वो क्या कर सके, इमेज देख सके बड़ी करके, किसकी, दांतों की। तो इसीलिए डेंटिस्ट के पास कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। थर्ड नंबर पे अगर देखें तो वो होगा हमारे पास में सोलर फर्नेस। कौन सा, सोलर फर्नेस। अब ये सोलर फर्नेस क्या करता है, तुम्हें भी पता है, खाना पकाता है किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से, उसको फोकस करता है। तो फोकस भी हमारा कौन सा मिरर करता है, कॉनकेव मिरर करता है। उसके अलावा अगर फोर्थ यूज की बात की जाए तो यहाँ पे अगर मैं टॉर्च की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, टॉर्च की बात करता हूँ, तो वहाँ पे भी इसका यूज होता है। अगर हेडलाइट की बात करता हूँ, हेडलाइट कौन सी, जो गाड़ियों में लगी होती है, तो हेडलाइट ऑफ कार या व्हीकल जो होती है उसके अंदर यही मिरर यूज किया जाता है। सर्च लाइट अगर की बात करते हैं हम, तो सर्च लाइट के अंदर भी यही वाला मिरर होता है। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है, सबसे पहले हम टेलीस्कोप के अंदर इसका यूज़ देखते हैं। फिर उसके अलावा रियर व्यू मिरर जो होता है वहाँ पे भी हम इसका यूज़ देख सकते हैं, गाड़ियों के अंदर जो होता है। उसके अलावा जो साइड मिरर होते हैं गाड़ियों के अंदर, वो भी इसी मिरर के बने हुए होते हैं। उसके अलावा कुछ कुछ ऐसे माइक्रोस्कोप भी होते हैं जिसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ होता है। अब ये मत समझना माइक्रोस्कोप के अंदर कॉन्वेक्स कैसे आएगा, कई कई माइक्रोस्कोप की बात हो रही है यहाँ पे, सभी की बात नहीं हो रही। उसके अलावा जो एटीएम वगैरह है वहाँ पे भी हमें कॉन्वेक्स मिरर ही देखने के लिए मिलता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बट मेन मेन मैंने तुम्हें बता दिए हैं। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ सारी की सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर होंगी, तुम्हें कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो सीखेंगे वो है साइन कन्वेंशन, बहुत ही ईजी तरीके से समझेंगे। और उसके अलावा जितने भी मिरर के फॉर्मूला हैं, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला हैं, वो सब करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू।